करके अपने काम पर आता हूँ। देखिए, लाखों कविताएं नहीं, करोड़ों कविताएं एक साथ लिखी जा रही हैं दुनिया में। बात यह कि उन कविताओं में छांटे कैसे, तो किसी को नकार नहीं सकते हैं, अगर वो चाहे वो तुकबंदी वाली कविता हो या अन्य तरह की कवि तो कवि है, उसको हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन उन लाखों करोड़ों कविताओं में से अगर हमसे कहा जाए जरा चुनिए, तो वो कौन सी कविताएं होंगी? हम चुन सकते, हम फिल्मी गीतों में कहीं हम चुन लेते हैं, तो कविता कहानी में भी चुना जा सकता है। तो कुछ रचनाएं होती हैं और कुछ हमारे सामने व्यक्तित्व होते हैं जो हमारे सामने एक प्रतिमान खड़ा करते हैं, जिनको देख के हम रोशनी पाते हैं, या हमारे ही दौर के लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि देखिए संवेदना इस कोने में छुपी है और ये नयापन है कविता का, शिल्प का, कथ्य का वगैरह वगैरह। तो हमारे सामने आज ऐसे कई कवि मौजूद हैं जो मुंबई में रहते हुए राष्ट्रीय उनकी छवि है और छवि उनके रचना कर्म से बनी है, हम लोगों ने नहीं बनाई है। तो मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊंगा। आप कोई अन्य उसको ये न समझे कि मुझे त्याग दिया गया है या मुझे हासिल में किया गया है। और अक्सर लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं तो आता ही हूँ उनकी कृपा से, अक्सर आते हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम उनको सुने जिनको हम बहुत कम सुनते हैं, और जहाँ रचना मौजूद होती है सचमुच और जो एक्सक्लूसिव चीज़ होती है, तो उन हम कवियों को बुलाएंगे और आप उनका आनंद लीजिए। और आप सभी को आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं, और एक अच्छा श्रोता बहुत अच्छा रचनाकार भी होता है। बस ये है कि वो कलम उठाते तो रचनाकार होता ही होता है। 31 साल पुरानी बात है। हम 4-6 मित्र इस शहर में जब आए थे और साथ हुए थे, आए तो कुछ लोग यहीं पैदा हुए थे, मैं बाहर से आया था। तो उन्हीं दिनों हमारी मित्र मंडली में कई कवि उन दोनों पैदा हुए थे और जिन्होंने अभी तक अपने को साबित कर रहे हैं। तो उन्हीं कवियों में से एक कवि यहाँ पर बैठा हुआ है और बहुत ही सरल और बहुत ही सहज, धीरे धीरे जाना हमने कि उसकी रचनात्मकता क्या है, उसका धैर्य क्या है। उसने कहानी, एक कविता महात्मा गांधी की कविता का अनुवाद पहल में किया, बड़ी चर्चित हुई, वो मराठी से हिंदी में किया। पहल जैसी कविता पत्रिका में छपना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उसकी बड़ी अनूठी कविता आई मधुबाला की कब्र पर, और अन्य ऐसी बहुत सारी कविताएं आई। कोयला भई न राख उसकी कविता आई, और आज ही विनोद दास जी ने बड़ी अनूठी कविता का जिक्र किया है, अकाउंट क्लोजर इस नाम से। तो मैं संजय विषय को बुला रहा हूँ जो बहुत ही शर्मीले हैं, और इस लंबी रचनाशीलता के बावजूद भी उनका कोई संग्रह अभी तक आया नहीं है, और उनसे मैं लगातार अपने को फटकारते हुए कहता हूँ हर बात कि क्या कर रहा भाई, हो सकता है वो समझ में आ जाए उनके। तो मैं उनसे गुजारिश फरमाइश के साथ मधुबाला की कब्र पर अगर आप सुना पाएँ तो बहुत खुशी होगी। वो इनकी प्रतिनिधि है, और नहीं तो आप अपने मन की सुनाएं। सभी रचनाकार अपनी अगर छोटी कविताएं तो 2, लंबी है तो 1। हरि को मैं संचालन करते हुए देख रहा हूँ, वो भी ऐसे है कि हरि की जो कुदरत है कि वो बिना दरोगा की तरह वो काम किए बिना रह नहीं सकता। तो पुराना साथी और आज ही जैसे उन्होंने जिक्र किया कि दास जी ने का जिक्र किया और उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी जो मुझे मेरे लिए बहुत विनम्र हो के कहना है कि बहुत ही सुखद भी है। और पहली बार शायद किसी ने मुझे से भी कविता के बारे में कह दिया अनुमति को, तो वही कविता पढ़ूंगा और छोटी सी कविता है। अकाउंट क्लोज। आइए आइए बैठिए विशेष साहब, आप क्यों क्लोज कर रहे हैं बैंक अकाउंट? अच्छा, इस संगम शहर से जा रहे हैं, मेरे पास रिकमेंडेशन के लिए आया, तब लेटर पे पढ़ा आपका नाम, ज़रा 2-4 लाना केबिन में। तो आप प्रॉपर मुंबई के हैं, मैं पुणे का। मराठी होकर भी आपकी हिंदी बहुत साफ है। बचपन नागपुर में गुजरा था, मैं कुछ दिनों के लिए हूँ पोस्टेड यहाँ पर। अच्छा लगता है जब कोई अपने वाला मिले। मुंबई में अपनी जाति के काफ़ी लोग हैं,
पर इधर अपने लोग बहुत कम। अरे सरनेम से तो लगा था कि अरे पर कोई बात नहीं, जो आप हमारे वाले नहीं। इसे सरनेम तो हर जात में आता है। वैसे आजकल कौन मानता है जातवाद? बाबा साहब हम लोग भी बहुत मानते हैं। मेरी केबिन में फोटो है उनकी। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जोक थोड़ी है, पढ़ी है बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इसे कभी आओ फुर्सत में। आज है हमारे बैंक का बिजी डे, अगली बार पियेंगे चाय और थोड़ी गपशप। काउंटर पर देना ही एप्लीकेशन, मैंने लिख दिया है अकाउंट क्लोज। दूसरी कविता, पक्षाघात। मैं बहुत उदास होता था जब घर पर वह नहीं होता था। मई की फुफकारती दोपहरी में नीले रंग के बंद दरवाजे, एक खुला और घिरा हुआ सहन, इतना ज़्यादा अकेला मेरी तरफ। उसके पास एक मुल्क था जिधर वह गर्मियों में जाता अपने पिता के साथ। उत्तर भारत के गांव की तरह का गांव, मुंबई के मनी ऑर्डर के लिए प्रतीक्षा रखता। बंद नीले दरवाजे वाले घर में एक क्रिकेट का बल्ला और घिसी हुई टेनिस की गेंद बंद थी। हम दोनों का साथ में खेलने का समय भी। पृथ्वी पर यह बात सबसे बुरी थी, बड़ा होना ही पड़ता था, बस बड़े होने की उम्र तय नहीं थी। यह बचपन के बाद ही आए, यह ज़रूरी नहीं था। नदी, हरे खेत, अमराई, ट्यूबवेल के किस्से जो बाद के दिनों में उसके लौटने पर मेरे पास लौटते थे। इधर मेरे पास शहर का गर्मी में हाफता टुकड़ा था। MIDC इलाके के फैक्ट्रियों की आवाज़ें, दिहाड़ी मजदूरों की मुंतज़िर आंखें, पिता का नाके से बेरंग लौटना। किसी घर से बाहर तक ब्लैक एंड वाइट टीवी के दृश्य बजते थे, जिसे कान लगाकर सुनते हुए आंखें बंद करके मैं अपने दृश्य लिखता था। जिस उम्र में रसना पीने की चाहत मधुर संगीत के साथ एक बच्ची जगाती थी, कड़ी हिदायत मेरे हम उम्रों को धूप से डराती थी, दोपहर की नींद अनिवार्य कर दी जाती। मैं अगले शैक्षणिक वर्ष की पुस्तकों के लिए लकड़ी के भारे बक्से में रंग बिरंगी बर्फ की कैंडी बेचता था। भरी दोपहरी थका हुआ लौट कर सुताता था बंद नीले दरवाजे के उस खाली सहन में, जहाँ मेरे खेल का समय मुलुक जा चुका था, जिसके पीछे एक क्रिकेट का बल्ला और टेनिस की किसी गेंद बंद थी। की बात है, मैं बरेली कॉलेज में पढ़ रहा था MA में, और मेरे पास वर्तमान साहित्य का एक कविता विशेषण था जो राजेश जोशी ने इसका अतिथि संपादन किया था। तो मैं वीरेंद्र डंगवाल जी के यहाँ था, मुझे पढ़ाया भी है। आप सब जानते हैं वीरेंद्र जी इतने बड़े कवि थे। तो तमाम कविताओं पर बात हो रही थी, तो उसी में से एक कवि को उन्होंने रेखांकित किया। आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा सुनते हुए। उन्होंने रेखांकित किया कि यार ये कवि बहुत अच्छा है। उस कवि का नाम है अनूप सेठी। तो अनूप जी की संवेदनशील कविताओं से आप सब परिचित हैं। हिमाचल की पृष्ठभूमि, वहाँ के पहाड़, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की जो दैनंदिन जीवन है वो उनकी कविताओं में आता है। मेरी फरमाइश ऐसे रहे कि अगर वो पिता पर वो कविता तो नाई की, तो पिता की मृत्यु पर नाई वाली कविता वाली कविता के साथ एक दूसरा जो मेरी विवशता का प्रसंग है वो ये कि मैं एक बार अमृतसर गया और अखबार पत्रिका निकालते थे परमिंदर जी कवि। उन्होंने एक गोष्ठी रखी और मैंने कविता बड़े शौक से उस सुनवा दी हजामत, और उसमें अधिकांश सुनने वाले सरदार थे। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये अनुभव अलग तरह का है। तो ये वही कविता में हजामत। सैलून की कुर्सी पर बैठे हुए कान के पीछे उस तरह चला तो सिहरन हुई। पहले उस तरह होते थे, अब तो प्लेट लग जाता है, मेटल का ही होता था, उसी से की जाती है।
सैलून की कुर्सी पर बैठे हुए कान के पीछे उस तरह चला तो सेहरन हुई। आईने में देखा बाबा ने 60-65 साल पहले भी कान के पीछे गुदगुदी हुई थी। पिता ने कंधे से थाम लिया था। आईने में देखा बाबा ने पीछे बेंच पर अधेड़ बेटा पत्रिकाएं पलटता हुआ बैठा है। 40 साल पहले ये भी उस तरह की सरसराहट से बिदका था। क्या बात है। बाबा ने देखा आईने में 41 साल पहले जब पत्नी को पहली बार ब्याह के बाद गांव में घास की गड्डी उठाकर लाते देखा था। हरी कोमल झालर मुंह को छूकर गुजरी थी, जैसे दाई ने पानी का फुहारा छोड़ा हो अचानक। 30 साल पहले जब बेटी विदा हुई थी, उसने कूक मारी थी जोर से, आंखें भर आई थीं और नाई ने पहुँच दी रोएदार तौलिए से। 5 साल पहले पत्नी की देह को आग दी, आंखें सूखी रहीं, गर्दन भीग गई थी, जैसे बालों के टुकड़े चिपके हुए चुभने लगे। बाबा के हाथ नहीं पहुँचे गर्दन तक, आँखों पर या कान के पीछे। बेटा पत्रिका में खोया हुआ है, आईने में दुगनी दूर दिखता है। नाई कम वक्त देर बहुत लगाता है। हड़बड़ाकर आखिरी बार आईने को देखा बाबा ने। उठते हुए सीढ़ी से उतरते वक्त बेटे ने कंधे को हौले से थामा। बाबा ने खुली हवा में सांस ली। आसमान जरा धुंधला था। आईने बड़ा भरमाते हैं, उस तरह भी कहाँ से कहाँ चला जाता है। 60-65 साल से हर बार बाबा सोचते हैं, इस बार दिल जकड़ के जाऊंगा नाई के पास। 5 के हों या 75 बरस के बाबा, बड़ा दुष्कर है हजम बनवाना। पहली बार उस कवि से मैं मिला था, तब वो अपने सहायक के साथ किताब बेच रहा था। तो परिचय हुआ और बातचीत हो रही, कालांतर में बातचीत होती रही। मैंने देखा कि वो कविता को कितनी बारीकी से समझता है। फिर और आगे मित्रता हुई तो पता चला कि वह सिर्फ कविता को समझता नहीं, खुद अच्छा कवि है। और उससे भी बड़ा काम, वह एक संग्रह भी निकाल चुका है, संपादित कर चुका है, और जिसमें आज के जिनको मैं हिंदी से विश्व लेवल का कवि मानता हूँ, देवी प्रसाद मिश्र भी उसमें उनके संपादन में प्रकाशित हुए थे। न तब देवी का इतना बड़ा करता और न उनकी ऐसी पहचान थी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और फिर निरंतर हम लोग मिलते रहे, और पिछले कुछ समय पहले उनका मैंने गद्य पढ़ा, किस्मत आपा पर लिखा हुआ, बहुत अनूठा गद्य। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और गद्य सुनाया, राही मासूम राजा का। तो आज मैं उनसे गद्य की तो बात नहीं करूँगा, एक कविता सुनाएंगे रमन मिश्र। और हाल की लिखी हुई कविताएँ, क्योंकि कविताएँ बहुत वर्षों से लिखी नहीं गई थी, इधर थोड़ी शुरुआत हुई है। तो बहुत ही 4-4 लाइनें की 2 छोटी कविता। पहली कविता, एक मन जो कभी न सोया। एक मन जो कभी न सोया, एक मन जो कभी न जागा। एक मन जो कभी न सोया, एक मन जो कभी न जागा। न सोए न जागे एक उम्र बीत गई, न सोए न जागे एक उम्र। दूसरी छोटी कविता 2 पंक्तियों की है। हमेशा एक अधूरे सफर में रहे, हमेशा एक अधूरे सफर में रहे। जब भी पाया खुद को लौटते पाया, जब भी पाया खुद को लौटते पाया। बहुत जिज्ञासु होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। कुछ लोग कविताएं भी लेके आते हैं। तो प्रदीप जी कुछ साल पहले उत्तराखंड गए थे और रामगंगा में नहाए, पहाड़ घूमे, और उन्हीं घाटियों से कविता लेके आए हैं प्रदीप गुप्ता। जैसे बागान जो होते हैं
पहाड़ी बागान जो होते हैं उनको बुग्याल बोलते हैं, लेकिन आम बागान की तुलना में वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। ये शब्द आएगा थोड़ा नया सा, बाकी सब सामान्य है। तो अभी भाटिया जी जो बात कर रहे थे तो यह उसी किस्म की आपको दृश्य चित्र मिलेगा इस कविता में। इस कविता का नाम है रामगंगा और नाचनी गाँव। कविता जो मैंने लिखी थी, एक नाचनी गांव है उत्तराखंड में, खालिस या तिब्बत के बॉर्डर पर। तो उसके बारे में है रामगंगा और नाचनी गांव। ग्लेशियर से निकलकर रामगंगा नदी, नामिक ग्लेशियर से निकलकर रामगंगा नदी अपने लंबे सफर पर रवाना होती है। हरे भरे बुग्यालों से गुजरती, पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई आगे जाकर शारदा नदी में समाहित हो जाती है। इसकी लंबी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है नाचनी गांव। नाचनी गांव बाहरी सभ्यता संस्कृति से अंश हुआ सा है, जहां दिन में केवल एक बस आती है। जहां दिन में केवल एक बस आती है, अन्य किसी वाहन की आवाज घंटे 2 घंटे में सन्नाटे की मोनोटोनी को तोड़ देती है। यहाँ बस सिर्फ यात्री नहीं लाती है, रास्ते के शहरों से चिट्ठी, पत्री, सब्जियां, समाचार पत्र भी लाती है। जब लगातार बारिश के बाद कोई पहाड़ वहीं दरकता है और सड़क पे आ जाता है उसका मलबा और थम जाता है बाहर की दुनिया से जुड़ाव का सिलसिला, सड़क ठीक होने तक 3-4 दिन के समाचार पत्र एक साथ मिलते हैं। ये समाचार पत्र तिब्बत के सीमावर्ती गांव के लिए बाहरी दुनिया की एक खिड़की भी है। रामगंगा नदी नाचनी गांव के लिए जीवन है। इसके प्रभाव में छुपा हुआ एक अजब सा स्पंदन है। जब मैं रामगंगा का जल स्पर्श करता हूँ, मुझे लगता है नामिक ग्लेशियर की शीतलता और पवित्रता मेरी अंजलि में समाहित हो गई है। दरअसल रामगंगा नदी इस गांव का एक कम्युनिटी सेंटर भी है। महिलाएं यहाँ आके नहाती हैं, कपड़े धोती हैं, अपने नन्हे मुन्नों को धूप सेकने के लिए लटा देती हैं। पहाड़ी बकरी की छाप पर किसी बड़े पत्थर से सटाकर लौटते समय घर के लिए ये पीने का पानी बाल्टी में भर के ले जाना नहीं भूलती हैं। बच्चे स्कूल से दौड़कर सीधे यहाँ आ जाते हैं, पत्थरों और रेत पर घंटों खेलते हैं। पुरुषों के लिए ये नदी एक क्लब है, यहाँ बैठकर बीड़ी जला के सुस्ताते हैं। दारूबंदी है ना, इसलिए आयुर्वेद की दुकान से दाशासन को मस्त दारू की तरह पीते हैं। बारूद का पलीता लगाकर पकड़ लेते हैं शाम के लिए मछलियाँ। मैं सोचता हूँ रामगंगा के बिना नाचनी गाँव कितना अधूरा हुआ होता। धन्यवाद। मुंबई आया था तो संध्या जनसत्ता में एक कॉलम चलता था, साहित्य नाम से, और बड़ा मारक तीक्ष्ण भाषा में लिखा हुआ होता था। कई बार वो विवाद भी पैदा कर देता था कॉलम। तो मैं समझता था कि जो वो लिखता है वो व्यक्ति क्या है, उसको मैंने जाना, उससे मित्रता हुई तो पता चला कि वो कवि भी है। और थोड़े समय बाद ही उन्होंने साबित किया कि वो कवि है। उनकी कविता सब रंग में छपी थी, कुरार गाँव की औरतें। लेकिन मैं ये समझता रहा कि वो जो लिखता है साहित्य नामचा, उसमें जो व्यंग की छटा है, जो मारकता है, उनको व्यंग और हास्य कविताओं में भी अपनी जगह बनानी चाहिए। लेकिन कम वक्त तो वो गजलों में चला गया। मेरी मुराद है देवमणि पांडे से। हमारे जीवन से मुहावरे गायब हो रहे हैं और इस गज़ल के हर शेर में आपको मुहावरा मिलेगा कोई न कोई। वक्त के सांचे में ढलकर हम लचीले हो गए, वक्त के सांचे में ढलकर हम लचीले हो गए, रफ्ता रफ्ता जिंदगी के पेच ढीले हो गए। अच्छा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी के पेच ढीले हो गए। इस तरक्की से भला क्या फ़ायदा हमको हुआ, इस तरक्की से भला क्या फ़ायदा हमको हुआ। होठ गीले हो गए, क्या हुआ, क्यों हर किसी का आ गया फुटपाथ पर।
क्या हुआ कि हर किसी का आ गया फुटपाथ पर, शायद उनकी लाडली के हाथ। क्या हुआ कि हर किसी का आ गया फुटपाथ पर, शायद उनकी लाडली के हाथ पीले हो गए। आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, जब जरा शोहरत मिली तेवर पीले हो गए। आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, जब जरा शोहरत मिली तेवर पीले हो गए। आखिरी शेर है, इस सच बयानी की हमें कीमत अदा करनी पड़ी, सच बयानी की हमें कीमत अदा करनी पड़ी। हमने जब सच कह दिया वो लाल पीले हो गए। दास जी ने लिखा है, बिंद के वासी उदासी महा, तपोपति धारी महा, बिनु नारी दुखारी। उसी में आगे आता है कि होई सिला सब चंद्रमुखी। आशा ये है कि बड़े खुश हो गए जितने जोगड़े थे वन में, कि जब उनको पता कि राम आ रहे हैं तो सारी शिलाएं महिलाओं में तब्दील हो जाएंगी और हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। ये तुलसीदास ने हास्य का सृजन किया है रामचरितमानस में। तो मेरी कई बार समझ में नहीं आता सचमुच कि हिंदी कविता से हास्य या व्यंग को तिरोहित क्यों किया गया। इसमें निसंदेह सबसे बड़े कारक तो वो हास्य व्यंग्य कवि हैं जो तुक्कड़ है, जो चुटकुलों को कविताओं में तब्दील कर देते हैं। लेकिन यहाँ कई कवि ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील हैं, जो लगभग पुल का काम करते हैं साहित्य और मंच के बीच। उनमें सुभाष काबरा है, एक रचना सुभाष काबरा। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सर, ये कविता मैं आपको समर्पित इसलिए कर रहा हूँ कि आपने आज जो गागर में सागर भरने का काम किया और इतने बढ़िया ढंग से अपनी बात रखी। एक छोटी सी कविता है, बल्कि दो छोटी छोटी है, अलग छोटे छोटी है, संपादक को नाम लो। विषय है माहौल। तुम मेरे लेखन को अधूरा, पात्रों को गंदा और खुद मुझे सनकी बताते रहे। तुम मेरे लेखन को अधूरा, पात्रों को गंदा और खुद मुझे सनकी बताते रहे। मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाते रहे, मैं सुनता रहा। अचानक एक रोज मेरी दीवारों से साहित्यकारों की किताबें हट गईं और लड़कियों की अश्लील तस्वीरें दीवारों पर सज गईं। मैं अश्लील साहित्य लिखने लगा, मैं अश्लील साहित्य लिखने लगा। आश्चर्य, प्रेमचंद और टैगोर के देश में धड़ल्ले से लिखने लगा। इस परिवर्तन के बावजूद हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत थे, क्योंकि मेरे साथ मेरा पेट था, तुम्हारे साथ तुम्हारे सिद्धांत थे। क्योंकि मेरे साथ मेरा पेट था, तुम्हारे साथ तुम्हारे सिद्धांत थे। मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद अपने सिद्धांतों के साथ यदि तुम जिंदा रहे तो एक बार फिर लिखोगे। यदि तुम जिंदा रहे तो एक बार फिर लिखोगे। इस बार मेरे और शराब की बोतल के चित्र के साथ लिखोगे। लिखो, लिखो, लेकिन केवल एक बात याद रखना कि साहित्य की किसी भी विधा में पात्र बनाए नहीं जाते, अपने आप बनते हैं। भूल गए, तुम में से ही किसी ने लिखा था कि देसी जेलों से साधारण जेल कतरे खतरनाक डकैत बनकर निकलते हैं। खतरनाक डकैत। एक और बहुत छोटी सी रचना, सर ने भी अपनी बातों में एक जिक्र किया था, इशारों में उसी पर एक छोटी सी कविता, दूरदर्शी। यदि मैं चाहता तो अपनी बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता। यदि मैं चाहता तो अपनी बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुद्ध, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। इससे पहले कि भूल न जाए हम लोग जो आज अरसे के बाद शायद संचालक का दायित्व निभा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हरी मृदु बहुत बढ़िया पत्रकार के रूप में तो आप उन्हें जानते हैं, वो कहानीकार और कविता के मामले में भी कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं उनके सामने कोई बंधन नहीं रखूँगा, जो भी आपका मन है। छोटी सी कविता सुनाऊंगा, पानी।
इतनी चमक दमक, ऐसी चकाचौंध, इस कदर गहमा गहमी, इतना बड़ा बाजार, इतनी चमक दमक, ऐसी चकाचौंध, इस कदर गहमा गहमी, इतना बड़ा बाजार। फट पड़ी हैं आंखें, पस्त पड़ गई है देह, गला सूख गया है, तेज प्यास लगी है मुझे, एक बूंद तक मैसर नहीं होने को पानी भरपूर। 15 रुपए की बोतल कितनी चाहिए, मिलेंगी जितनी चाहिए, जेब में हाथ डालिए। जैसे हलक में हाथ डालकर निकाल लिए 15 रुपए, प्यास फिर भी नहीं बुझी, एक बोतल और, एक और, इतनी चमक दमक, ऐसी चकाचौंध, इस कदर गहमा गहमी। अब मुझे पेशाब लगाई है जोरों की, कहाँ करूँ? जेब में हाथ डालिए, 5 रुपए निकालिए, सामने टाइल्स लगा चमचमाता पेशाब घर। अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा और समझाते रहे। 18 अध्याय समझा दिया और उस बीच कृष्ण को राधा की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन हमारे शायर को राधा की उस समय भी फिक्र थी। मैं ऐसे शायर तो राधा की फिक्र करते हैं, राकेश शर्मा को बुला रहा हूँ। सुनता है कि आदमी दुनिया देखने के लिए आता है, और एक कहावत और कि दुनिया देखने से ही अकल आती है। ये कहावत है बचपन से अभी भी मुझे लग रहा है बड़े लोग छोटों को बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ अपने बच्चों को। वही कहावत का देखिए कैसे वो मेरे पास आई और वो कैसे मेरे साथ कविता का रूप लेके आ गई है। कि देखने का वो हुनर तो देख दुनिया की तरफ, देखने का वो हुनर तो देख दुनिया की तरफ, पास को पैनी नजर तो देख दुनिया की तरफ। कि मूंद कर आंखों को क्यों बैठाए मुर्दे की तरह, मूंद कर आंखों को क्यों बैठाए मुर्दे की तरह, है अगर जिंदा बशर तो देख दुनिया की तरफ। कि मूंद कर आंखों को क्यों बैठा है मुर्दे की तरह, है अगर जिंदा बशर तो देख दुनिया की तरफ। कि जैसी देती है दिखाई वैसी ये बिल्कुल नहीं, जैसी देती है दिखाई वैसी ये बिल्कुल नहीं, पारदर्शी हो नजर तो देख दुनिया की तरफ। कि कितना है आंखों का धोखा, कितना है जी का भ्रम, कितना है आंखों का धोखा, कितना है जी का भ्रम, बूझना चाहे अगर तो देख दुनिया की तरफ। कि बढ़ गया है सैकड़ों खानों में फिर भी एक है, बढ़ गया है सैकड़ों खानों में फिर भी एक है, देखना हो ऐसा कर तो देख दुनिया की तरफ। ये जो दुनिया है फलक के पार है इसकी हदें, ये जो दुनिया है फलक के पार है इसकी हदें, तोल सकता है जो पर तो देख दुनिया की तरफ। कि मंजिलें मकसूद दिख जाती है बेशक दूर से, मंजिलें मकसूद दिख जाती है बेशक दूर से, लूटनी हो रह गुजर तो देख दुनिया की तरफ। कि खौफ हो मूसल का तो पतली गली से ले निकल, खौफ हो मूसल का तो पतली गली से ले निकल, दे सके उखल नशर तो देख दुनिया की तरफ। अच्छा है, बहुत बढ़िया। शेर देखिए कि हाँ यही कहती है मीरा, कहता है सुकरात, हाँ यही कहती है मीरा, कहता है सुकरात भी, पी सके हंसकर जहर तो देख दुनिया की। देखती है तुझको किस हसरत से किस उम्मीद से, देखती है तुझको किस हसरत से किस उम्मीद से, कर जरा मुंडी इधर तो देख दुनिया की तरफ। आखिरी शेर की बात मामूली ढल जाती है यूं तो शेर में, बात मामूली भी ढल जाती है यूं तो शेर में, कहना है कुछ पूरा असर तो देख दुनिया। बदल इस तरह है कि
अदब की बज़्म को लफ्ज़ों से बेतानी चला आया, उठी जब भूख दिल में तो गजल गाने चला आया। ये किसान मशरूर थे अर्जुन को गीता ज्ञान देने में, मुझे राधा की चिंता थी, मैं बरसाने चला। इसके बावजूद भी बचे थे, वो बहुत शानदार गजल है, लेकिन इन्होंने सबसे ताज़ा शायद उनको लालच आया कि मैं आज मैं इस ताज़ा गजल की करूँ। तो जो हास्य और व्यंग के साथ साहित्य में हुआ है, जिसका मैंने जिक्र किया, गीतों के साथ भी लगभग ये हुआ है। और मैंने मंगलेश देवराज जी से कई बार इस बात की शिकायत की थी कि जब रविवार जब रविवासरी को निकालते थे जनसत्ता का, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई गीत क्यों नहीं आप प्रकाशित करते हैं। खैर मुझे अपने कुछ तर्क थे जिससे मैं आज भी असहमत हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे गीतकार हैं अनिल गौड़, एक छोटा सा गीत। न हम अंग्रेज बन पाए न हिंदुस्तानी ही रखा, न हम अंग्रेज बन पाए न हिंदुस्तानी ही रखा, हमें इस दौर ने हर हाल में बेमानी ही रखा। हमें इस दौर में हर हाल में बेमानी ही रखा। बड़ी ही शान से सत्ता का सुख भोगा महाशय, बड़ी ही शान से सत्ता का सुख भोगा महाशय ने, मगर सुख भोग का शुभ नाम बस कुर्बानी ही रखा। बड़ी ही शान से सत्ता का सुख भोगा महाशय ने, मगर सुख भोग का शुभ नाम बस कुर्बानी ही रखा। लड़ाया धर्म को फिर जाति को उपजाति को सबको, लड़ाया धर्म को फिर जाति को उपजाति को सबको, सियासत ने तो अपना खेल बस शैतानी ही रखा। सियासत ने तो अपना खेल बस शैतानी ही रखा। हमारे जिस्म तो जलते रहे शोषण की भट्टी में, हमारे जिस्म तो जलते रहे शोषण की भट्टी में, मगर जो दायरा था सोच का, मगर हमने नजरिया पाक और रूहानी ही रखा। हमारे जिस्म तो जलते रहे शोषण की भट्टी में, मगर हमने नजरिया पाक और रूहानी ही रखा। उसे श्रद्धा कहा, ममता कहा, देवी कहा, पूजा, उसे श्रद्धा कहा, ममता कहा, देवी कहा, पूजा, मगर जो दायरा था सोच का जिस्मानी ही रखा। बनाया अपनी ही तकनीक से वाहन बहुत अच्छा, बनाया अपनी ही तकनीक से वाहन बहुत अच्छा, मगर जब नाम सोचा नाम तब जापानी ही रखा। मगर जब नाम सोचा नाम तब जापानी ही रखा। कबीरा की तरह तेजाब से शब्दों को धोया है, कबीरा की तरह तेजाब से शब्दों को धोया है, मगर संगीत मन में प्रेम का रस खानी है। बेहद अंतर्दृष्टि संबंध हवा के खिलाफ गुजरते रहे हैं, वर्णमाला के भीतर ही हैं, बाहर समझते रहे हैं। हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि विनोद दास यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विनोद जी से गुजारिश करूँगा एक कविता, छोटी है तो दूर नहीं है। और इतनी रोचक बातचीत के साथ साथ इतना ज्ञानवर्धक बातचीत सुनने बहुत विरल मिलती है। और जिस तरह का उन्होंने लिखा है यात्रा संस्मरण, उसे हम सब पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि एक तरह से ट्रेंड सेटर भी होगा। हालांकि एक अनिल यादव की भी एक किताब है इस पर, वो इसी अच्छी किताब है। यदि कभी आप लोग पढ़ें भी इस तरह से पूर्वी इलाका है उसी के बारे में। तो मैं कविता पढ़ता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करके। विनोद जी अभी 2 अंगुल दूर रहिए बस माइक से, थोड़ा और करिए माइक, हाँ थोड़ा और करिए। आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से, ऐसे ही यहाँ खड़े कुछ हम लोग 70 की उम्र के हैं, हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। तो इसी पर है कविता, जोड़ों का दर्द। 70 साल से चलते चलते जोड़ों की हड्डियां खटखट करने लगी। 70 साल से चलते चलते जोड़ों की हड्डियां
खट खट करने लगी हैं। घुटने बताते रहते हैं अपना दर्द, हम सुनते नहीं। इनके बीच की सूख गई है स्निग्धता। पाँव आगे बढ़ते ही दर्द की करों कराह निकलती है, जैसे हड्डियाँ वृद्धाश्रम में बंद दरवाजे के भीतर सुबत रही हैं। क्या पाँव आगे बढ़ते ही दर्द की करों कराह निकलती है, जैसे हड्डियाँ वृद्धाश्रम में बंद दरवाजे के भीतर सुबत रही हों। मत हंसिए, मत हंसिए। उम्र की सांझ में कोई करिश्मा काम नहीं करता। बुरे विचार की तरह टखनों को जकड़े रखता है दर्द। जहाँ जोड़ होते हैं समय की रगड़ के साथ, वहाँ दर्द होता ही है। जहाँ जोड़ होते हैं समय की रगड़ के साथ, वहाँ दर्द होता ही है। चाहे कुहनी हो या घुटने, चाहे दाम्पत्य हो या दोस्ती, कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश। तकलीफ और दर्द के बीच होता है रिश्ता। तकलीफ और दर्द के बीच होता है रिश्ता, मौत और मौन की तरह। मेरा दर्द असली, तुम्हारा नकली, ये बहस का विषय नहीं हो सकता। हर दर्द एक सा नहीं होता। बुढ़ापे में टखनों का दर्द और जवानी में पैलेट गन से घायल होने के दर्द में फर्क है। हर दर्द एक सा नहीं होता। बुढ़ापे में टखनों का दर्द और जवानी में पैलेट गन से घायल होने के दर्द में फर्क है। एक माँ की जचकी का दर्द और माँ के एक जवान बच्चे के लापता होने का दर्द अलग है। मसलन बुढ़ापे में बिस्तर पर पकी उम्र में सांस रुकना, मसलन बुढ़ापे में बिस्तर पर पकी उम्र में सांस रुकना या सड़क पर बर्बर भीड़ से गिरकर मरना एक सा नहीं है। दर्द राजनीतिक नहीं होता, यह कहना भी एक गहरी साजिश है। कोई दर्द आत्मा के गुर्दे में पथरी की तरह चुभता रहता है। कोई दर्द आत्मा के पथरी में गुर्दे में पथरी की तरह चुभता रहता है। कोई दर्द सुन्न पड़ा रहता है, जैसे ऑपरेशन टेबल पर लेटा आदमी। दर्द राजनीतिक नहीं होता, यह कहना भी एक गहरी साजिश है। कोई दर्द आत्मा के गुर्दे में पथरी की तरह चुभता रहता है। कोई दर्द शून्य पड़ा रहता है, जैसे ऑपरेशन टेबल पर लेटा आदमी, और कोहराम भी नहीं होता। दर्द की भाषा सीधी और सरल होती है। दर्द की भाषा सीधी और सरल होती है। आंसू उसे पढ़ लेते हैं। सिर्फ वे ही मनुष्य नहीं पढ़ पाते जो जब करुणा पर कक्षा चल रही थी, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। प्रेममणि जी का इशारा है, आयोजन समाप्त किया जाए। किसी को शिकायत है, इनसे कार्यक्रम निपट सकते हैं।